दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि सोनम रात भर नाव पर भटकने के बाद सुबह एक जगह वह नाव को जैसे तैसे किनारे ले जाती है और नाव से नीचे उतरती है और वह तट पर बैठ कर के यह सोचने लगती है कि कहाँ जाएं, क्या करें। तभी एक घुड़सवार वहाँ अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आता है। सोनम को वह युवक देख कर के यह सोचने लगता है कि इस फटे हुए कपड़े में इतनी खूबसूरत लड़की भला इस नदी के किनारे क्या कर रही है। और यही सब वह सोचते हुए सोनम की तरफ आगे बढ़ता है, जिससे देख कर के सोनम नदी में कूद जाती है। और नदी में सोनम के कूदने के बाद वह युवक भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और नदी से निकाल करके सोनम को बाहर लेकर के आता है। इसके आगे की कहानी आपको इस भाग में सुनाने जा रहा हूँ। सोनम को बाहर लाने के बाद वह युवक पूछता है कि आपकी यह हालत कैसे हुई, तो सोनम उस युवक से कुछ नहीं बताती। जब वह युवक सोनम से कई बार यह पूछता है तो सोनम बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर वह युवक सोनम के फटे हुए कपड़े को देखते हुए अपनी रुमाल को उसके तन पर रख करके उसके तन को ढक देता है। फिर सोनम को वह सांस लेकर के आता है और अपने घोड़े पर बैठा कर चुपचाप वह अपने महल ले आता है। दरअसल वह युवक एक राजकुंवर था जो शिकार के लिए जंगल में आया हुआ था और अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए वह नदी के किनारे गया हुआ था। घर पे लाने के बाद सोनम को राजा और रानी जब देखते हैं तो वह अचंभित हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की राजकुमार को कहाँ मिली। फिर राजकुमार से वो सब पूछते हैं तो राजकुमार उन सारी घटनाओं को अपने माता पिता से बताता है। समय गुजरता है। इसके बाद राजा और रानी अपने राजकुमार से सोनम की शादी कर देते हैं। सोनम की राजकुमार से शादी होने के बाद यहाँ की वह रानी बन जाती है और पूरी सुखी ज़िंदगी वह जीने लगती है। समय आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान सोनम को एक नन्ही सी परी सी लड़की पैदा होती है जिसका नाम सोनम और राजकुमार चाँद रखते हैं। समय गुजर रहा होता है। सोनम कुछ उदास रहती, परेशान रहती। एक दिन राजकुमार सोनम से पूछते हैं कि आखिर आपकी ये हाल क्यों हो रही है, आप उदास दिखाई दे रही हैं, इसका कारण क्या है। सोनम इस पर कुछ नहीं बताती। इसके बाद राजकुमार जो राज के वैद्य होते हैं उन्हें सोनम को दिखाते हैं तो वैद्य बताते हैं कि इन्हें कहीं पहाड़ों पर घूमने ले जाने की ज़रूरत है। राजकुमार काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए सेनापति और कुछ सैनिकों और दासियों के साथ सोनम को पहाड़ों पर घुमाने के लिए पूरी बंदोबस्त की जाती है। सोनम पहाड़ों पर घूमने के लिए जाती है और पहाड़ों पर घूमने के दौरान सेनापति की निगाह एक दिन सोनम पर पड़ती है तो वह देख करके सोनम को पूरी तरह से अवाक हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की तो आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। फिर उसकी नीयत रानी पर जो सोनम होती है बदल जाती है और उसे पाने के लिए सेनापति योजना बनाने लगता है। और एक रात को वह खाने पीने के सामान में कुछ नशीली चीज़ सारे लोगों को खिला देता है और रात को सोनम के जो टेंट का वो कमरा होता है उसमें जा कर के पहुँच जाता है और सोनम बेधड़क अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ सोई हुई होती हैं अपनी बेटी को बगल ले कर के। इसी दौरान सेनापति उस बेड पर जा कर के बैठता है और सोनम को छूने लगता है और उनके गाल को अपने हाथों से छू करके उनके हाथ को चूमने लगता है। इसके बाद सेनापति सोनम को बाहों में भर लेता है और जैसे वह सोनम को और बाहों में कसता है सोनम जग जाती है। और जगने के बाद सोनम कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की और मेरे कमरे में आने की। इसके बाद सेनापति रानी के बगल सोई लड़की को उठा लेता है और चाँद के गले पर अपनी तलवार रख देता है कि अगर तुम ज़रा सा भी आवाज़ निकाली तो मैं इससे मार दूंगा। रानी यह देखने के बाद सेनापति से बचने का उपाय सोचने लगती हैं।
फिर रानी सेनापति से कहती हैं कि तुम मेरी बेटी को मुझे दे दो और जो तुम कहोगे मैं वो करूँगी। इसके बाद सेनापति खुश होता है और चाँद को रानी को दे देता है। रानी चाँद को पाने के बाद उसे गोद में ले लेती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ बैठो, मैं अपनी बेटी को दासियों के पास छोड़ आऊँ, नहीं तो हम लोगों के मिलने में व्यवधान आएगा। रानी अपने टेंट वाले कमरे से बाहर निकलने के बाद दासी के कमरे में प्रवेश करती हैं और उसके बगल अपनी बेटी को सुलाने के बाद बेटी को कस के वह उसे चींटी काट लेती हैं, जिससे वह कस कस के रोने लगती है। इधर सेनापति लड़की को रोता हुआ सुनता है और वह सोचता है कि रानी उसे चुप कराने के बाद फिर आएंगी। इस दौरान रानी वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगती हैं। कुछ देर जब और हो जाता है तो जब रानी वहाँ नहीं पहुँचती तो सेनापति बाहर निकलता है और बच्चे के पास पहुँचता है, जहाँ देखता है कि दासी सो रही है और लड़की चिल्ला रही है। फिर सेनापति को समझने में देर नहीं लगती कि रानी यहाँ से जंगल की तरफ भाग गई है। फिर सेनापति भी जंगल की तरफ भागता है और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वह रानी को देख लेता है और रानी का वह पीछा करने लगता है। रानी सेनापति से बचते हुए आगे भागते हुए जा रही होती हैं और रानी को यह लगने लगता है कि सेनापति अब मुझे पकड़ लेगा। इसी दौरान उनके सामने एक कुआं दिखाई देता है, जिसमें वह कूद जाती हैं। सेनापति कुएं में झांकते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम निकल आओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन सोनम कुएं में वह पड़ी रहती हैं। काफ़ी देर तक सेनापति वहाँ बैठा रहता है और उसके जहन में जो हवस का भूख था वह जब मरता है तब वह सोचने लगता है कि जो मैंने किया इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। फिर वह वहाँ से उस जगह पर लौटता है और अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। कुछ देर बाद जब सारे लोग जगते हैं और रानी को नहीं देखते हैं तो वहाँ पूरा हड़कंप मच जाता है और सारे लोग सेनापति के पास आकर के सेनापति से पूछते हैं कि सेनापति जी, रानी का कोई अता पता नहीं है। सेनापति यह सुनने के बाद कहता है कि रानी शायद कोई दैवीय शक्ति थी जो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई थी और वो देखो आसमान में जा रही हैं। यह कहने के बाद उसमें से एक सैनिक कहता है कि मुझे तो सेनापति जी कोई ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तभी सेनापति अपनी तलवार निकालता है और उस सैनिक का सर धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर सारे लोग जो वहाँ होते हैं, दासी और सैनिक, डर जाते हैं। फिर सेनापति के हाँ में हाँ सब मिलाते हैं कि हाँ सेनापति जी, मुझे भी दिखाई दे रही हैं कि रानी जो है ऊपर जा रही हैं। इसके बाद सारे लोग अगले दिन राज के लिए लौट जाते हैं। उधर एक गणरिया अपनी भेड़ को चराते हुए वहाँ आता है और वहाँ आने के बाद वह सोचता है कि चलो 11-12 बज गया है, यहाँ कुआं है, इसमें से पानी निकाल करके और पी करके और जो पास में लिया हूँ वो सब खा लूँ। फिर वह अपनी डोरी से अपने लोटे को कुएं में डालता है तो देखता है कि कुएं के अंदर एक सुंदर महिला खड़ी हुई है। फिर वह डर जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं। फिर रानी जो है उस गणरिया से कहती हैं कि मुझे बचा लीजिए, मुझे ऊपर निकाल लीजिए। रानी को गणरिया बाहर निकालता है और सर से पांव तक रानी को वह देखने लगता है और रानी से कहता है कि आज तक मैंने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखा। फिर वह रानी से कहता है कि आपसे जो मांगूं वह दे दीजिए। रानी यह सुनने के बाद डर जाती हैं कि आखिर गणरिया मुझसे क्या चाहता है। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके राय दीजिए।